माइक्रो ग्रीन्स एग्जैक्टली होता क्या है? There are so much of problems. There is something called as hidden hunger. खाना तो खा रहे हैं लेकिन पौष्टिक अंश नहीं है उसमें। देखिए, स्प्राउट्स आर न्यूट्रिशियस, बट स्प्राउट्स से भी न्यूट्रिशियस है माइक्रोग्रीन्स। जो प्लांट का स्टेज है, सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू माइक्रोग्रीन्स में ही पाया जाता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है कि ये न्यूट्रिशन में इतना डेंस कैसे होते हैं? DRDO ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लैब है DIHAR करके। दे आर ऑल्सो गिविंग दीज माइक्रोग्रीन्स टू आर आर्मी जवान्स इन लद्दाख रीजन। 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ये सारे चीज़ का मतलब बता सकते हैं कितने प्लांट्स हो सकते हैं, उसमें कितने रैक्स लगेंगे? देखिए, इट साउंड्स वेरी क्रेजी, लेकिन सवाल यही होता है कि कहाँ बेचोगे आप। सोच लीजिए कि 200 बॉक्सेस आप बना सकते हो एक रैक में। आई सेल माई माइक्रोग्रीन्स एट द रेट ऑफ 199 फॉर 60 ग्राम्स, तो मतलब ऑलमोस्ट लाख रेवेन्यू विद वन रैक। व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज 15 डेज के अंदर वाला क्रॉप, जो भी आप उगा सकते हो, लाइक सनफ्लावर, रेडिश, पीज, मस्टर्ड, ब्रोकली, वो सब 12 दिन के अंदर ही हो जाते हैं। 10 बाय 10 के रूम के अनुसार मैं कैसे प्लानिंग करूँ? क्या नंबर्स होने चाहिए मेरे? देखिए, नंबर्स करने के लिए आपको सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड में। हमारा आज का एपिसोड एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में है, जो कि है माइक्रोग्रीन्स। आजकल हर एक इंसान माइक्रोग्रीन्स करना चाहता है क्योंकि इसका बैरियर टू एंट्री काफ़ी लो है। आप अपने कमरे से कर सकते हैं, कम से कम कैपिटल से कर सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हमने थोड़ा डेप्थ में जाके समझने का प्रयास किया है कि यदि आपको माइक्रोग्रीन शुरू करना है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कितना कैपिटल लगेगा, क्या क्या गलतियाँ लोग कर बैठते हैं। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर रविंद्र जी, जो कि बैंगलोर में म्यू ग्रीन्स एंड ग्रीन्स नाम का एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं, माइक्रोग्रीन्स में फोकस करते हुए। आज के एपिसोड में हमने उनके साथ उनका अनुभव लिया है, उनका एक्सपीरियंस लिया है। काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके माइक्रोग्रीन्स में लेकर, वो कई सारे लोगों का ट्रेनिंग भी करते हैं। इस एपिसोड में से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर मिलेगा एंड आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए एपिसोड कैसा लगा और आगे हमारे चैनल पे कौन से गेस्ट को आप देखना चाहेंगे। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर रविंद्र, ओनली ऑन एग्री टॉक। आई थिंक वही है कि बहुत सारे लोग आज एक बज़वर्ड बन गया है उनके लिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं माइक्रोग्रीन्स के बारे में, सिंपली क्योंकि आपने बताया न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। दूसरा कि एक फार्मिंग स्टैंड पॉइंट से हमारे जो जनता है, ज़्यादातर किसान हैं, वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। तो उनके लिए कई लोग को लगता है माइक्रोग्रीन्स एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि आप कम से कम एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम पैसा में स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इतना कम एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हैं, तभी भी उसका अडॉप्शन आज भी थोड़ा कम रहा है, धीरे धीरे पिकअप कर रहा होगा, राइट? तो हमने समझ तो लिया कि माइक्रोग्रीन्स के बेनिफिट्स क्या है। आपका क्या स्टोरी है? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस स्पेस एंड व्हाट वाज योर कॉलिंग फॉर माइक्रोग्रीन्स? सी, आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू फार्मिंग, लेकिन फार्मिंग करना मतलब इतना आसान काम नहीं है जैसा लोग समझते हैं। क्योंकि मुझे भी झाड़ में पानी डालना मज़ा आता है, लेकिन जब पता है कि उसके लिए जगह चाहिए एंड यू हैव टू डिवोट, इट्स अ प्रोफेशन, तो वो करने के लिए इतना सीरियस रहना चाहिए। सो जब मेरे को आना था तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में आना था, लेकिन मुझे पता चल गया कि इट्स अ वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट। तो मुझे तब मैं क्या किया कि आई वॉज जॉबलेस फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड थिंक आई डिडंट वांट टू गेट बैक टू माय सेम प्लेस। जॉब पे नहीं करना था मुझे, आई वांटेड टू डू समथिंग। तो मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड विद स्प्राउट, सेलिंग स्प्राउट्स फर्स्ट इनिशियली टू अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स। उसके बाद आई वेंट टू माई मॉम्स प्लेस और वहाँ देखा मॉम इज़ ग्रोइंग व्हीट ग्रास, और व्हीट ग्रास मुझे पता भी नहीं था क्या है करके, बट मॉम सेड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। तो व्हाट आर यू ग्रोइंग, व्हाई आर यू ग्रोइंग दिस इन योर किचन? मतलब मुझे, आई वाज रियली शॉक्ड। लेकिन थोड़ा रिसर्च किया मैंने, और ये तो आयुर्वेदा में भी तो बहुत पहले से ही जाना जाता है। सी, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोग्रीन्स नाउ, बट आयुर्वेदा में तो व्हीट ग्रास का पहले ही जिक्र हो गया। तो देन आई थॉट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी ट्राई इट आउट। तो मैंने घर पे छोटा सा जो नॉर्मल वट एवर इज़ अवेलेबल उससे ट्राई किया मैंने। कितना जगह था वो? नहीं, मतलब जगह का बात नहीं है, मैं एक ट्रे से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा।
एक ट्रे से स्टार्ट करने के बाद ग्रो किया। अब तो ग्रो तो कर लिया मैंने, आई लाइक्ड इट, क्योंकि मैं अभी फार्मिंग का मतलब पहला जो मेरा बीज बोलते ना, जो अंकुरित हुई है अभी, सो दिस वाज द स्टेज कि सबसे पहली बात ये मैंने व्हीट ग्रास ग्रो किया। अब ग्रो तो कर लिया, अभी नेक्स्ट क्या बेचना है ना, तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये निकाल के मैंने आई स्टार्टेड गोइंग टू दिस वेजिटेबल शॉप्स, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई ले नहीं रहा है, बट आई स्टार्टेड नोइंग द वन फैक्ट दैट जूस कॉर्नर्स में बिकता ही है। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया बाई सेलिंग इट टू जूस कॉर्नर्स, एंड स्लोली आई स्टार्टेड। अभी मैंने इन्वेस्ट पैसे ज़्यादा नहीं किए हैं, ओके जो भी घर पे था, अभी कमर्शियली जाना है ना, प्रोफेशनली जाना है। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट माई बेडरूम, और बेडरूम मतलब सेपरेट बेडरूम, आई नेवर यूज टू यूज इट, देन आई यूज टू कॉल इट माई ग्रो रूम। तो एक 10 by 10 स्क्वायर फीट में जैसे ही पैसे आने लगे मेरे पास, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस वन रैक। एक रैक का ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ओके, इट्स अराउंड 5,000 रुपीज़। एंड देखिए, अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस, मतलब कौन से कितना आपको एक्सपैंड करना है। मुझे माइक्रोग्रीन्स ग्रो करना है कि 5 रैक नहीं डाल सकता हूँ मैं, तो स्टार्ट किया मैंने। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। आप एक रैक डाल दीजिए, एक रैक में आपके ऑलमोस्ट 5 शेल्फ्स रहेंगे, उसके साथ आप 20 ट्रेस डालेंगे, और वैसे मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करने चालू किया अपना बिजनेस, बिकॉज सेल्स इज़ एवरीथिंग हियर। एब्सोल्युटली, आई थिंक इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे, आपने 2-3 पॉइंट बोला कि जो लोग के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है वो स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक किसान एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहा हो, राइट। एंड अगर वो मार्केटिंग कोड को क्रैक कर लें, देन डेफिनेटली एक अच्छा साइड हसल और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो लेट्स स्टार्ट। आपने स्टोरी बता दिया, बट सिंपल शब्दों में जो लोग अभी भी नहीं समझते, माने वो कस्टमर हो या मेरे जैसा कंज्यूमर हो, माइक्रोग्रीन्स एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब वो स्टोरी बताई थी उसी में बताया था। देखिए, एक सीड रहता है, एक सीड में सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स। टेस्टा जो उसका सीड कोट है, अंदर 2 रहते हैं, एक एम्ब्रियो, जर्म जहाँ से निकलता है, जर्म बोलते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वर्ड, और थर्ड होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज नथिंग बट अ फूड रिजर्वोयर। सो इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, कि आप ह्यूमिडिटी दे रहे हो उसको, टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ लाइट, ये सब कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, तो क्या होता है कि सबसे पहले इम्बिबिशन होगा, मतलब पानी, द सीड कोट विल बिकम सॉफ्ट, फिर पानी अंदर ले लेगा, सीड अपना सेल्स एलोंगेट हो जाएंगे, और इट गिव्स एक एंजाइमल एक्टिविटी ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर होने से क्या होता है, सबसे पहला जो निकलता है चीज़ है वो आपका रेडिकल, द रूट निकलता है। और रूट का काम क्या है, इट गोज इनसाइड द सॉइल और द ग्रो मीडियम, आगे सपोर्ट प्लांट को फिजिकल सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, ओके। वो होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप होता है, वो स्टेम ऊपर आता है, स्टेम अलोंग विद द कॉटिलेडनस, तो उसको ट्रू लीव्स नहीं है वो, ओके। तो जब ओपन होता है, दिस स्टेज इज स्टिल कॉल्ड एज स्प्राउट्स। बीच में एक सेट ऑफ ट्रू लीव्स आता है, ये दो कॉटिलेडनस के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोग्रीन्स, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेज जो आता है, दैट इज हमारा बेबी ग्रीन्स आएगा, उसके बाद मैच्योर्ड वेजिटेबल्स आएगा। सो माइक्रोग्रीन्स व्हाई एट दिस स्टेज इज बिकॉज इफ यू सी द ग्राफ, इट इज, देखिए स्प्राउट्स आर न्यूट्रिशियस, बट स्प्राउट्स से भी न्यूट्रिशियस है माइक्रोग्रीन्स। इट इज, ये आपका सबसे हाईएस्ट लेवल पे आएगा, जो प्लांट का स्टेज है, सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू माइक्रोग्रीन्स में ही पाया जाता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है कि ये न्यूट्रिशन में इतना डेंस कैसे होते हैं? असली सवाल वो है, क्योंकि केवल एक बीज हम डाल रहे हैं एंड कुछ दिन में आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन आता है, कुछ तो इसके पीछे साइंस होगा। नहीं, साइंस यही है कि वो जो पौधा है वो ऊपर, देखिए जो सीड का जो एंडोस्पर्म है उसमें सब कुछ है, इट कंटेन्स एवरीथिंग व्हाट अ प्लांट रिक्वायर्स अपने आप। अगर आप ऐसे बाहर सीड ग्रो, कौन से भी ग्रो मीडियम में डाल दीजिए या पानी में ऐसे रख के बाहर ये कंडीशंस फुलफिल कीजिए, जर्मिनेशन तो होगा ही, वो अपने आप होगा, हम लोगों को कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, वी हैव डॉक्यूमेंटेड प्रूफ।
हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड बोलाना, दे हैव इवन डॉक्यूमेंटेड दिस, इट इज़ 4 to 40 टाइम्स करके वो है। और एक बात ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू पीपल नो, DRDO ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लैब है DIHAR करके, ओके, दैट इज़ डिफेंस का। तो हायर एल्टीट्यूड में वो लोग प्रयोग करते हैं, दे डू सम एक्सपेरिमेंट्स। दे आर ऑल्सो गिविंग दीज माइक्रोग्रीन्स टू आर आर्मी जवान्स इन लद्दाख रीजन। सो जो हम लोग बता रहे हैं, इट हैज़ बैकिंग्स। अब ये क्यों होता है? इट्स ऑल नेचर, बिकॉज माइक्रोग्रीन्स पे ही हाईएस्ट होता है, उसके बाद कम आने लग जाता है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू। समझ गया। तो लगभग आप कह रहे हैं 30-40 गुना ज़्यादा किसी भी सब्जी के। देखिए, मार्केटिंग गिमिक होता है ये कि सब लोग बोलते हैं कि 40 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस। This is through your channel, I would like to say, it is not every microgreens are 40%, 40 times. Those are 4 to 40 times बता सकते हैं। But broccoli देखिए, yes, you can say it is 40 times more nutritious than the matured vegetable. It is the king of microgreens. तो हर हरे फसल का माइक्रोग्रीन हो सकता है? किस किस प्रकार के माइक्रोग्रीन होते हैं? देखिए, there are hundreds and thousands of varieties. Okay, हमको जानना ये ज़रूरी है कौन से माइक्रोग्रीन्स ग्रो नहीं करने चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान देना। यस, यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप माइक्रोग्रीन्स, अगर सीड है तो आप माइक्रोग्रीन्स कोई भी कर सकते हो, कोई भी फसल का कर सकते हो। सीड है, सीड से ही आएगा सब कुछ, सीड से ही अंकुरित होगा, माइक्रोग्रीन्स कर सकते हैं। ठीक है। बट वी डोंट ग्रो ऑल वेराइटीज़, बिकॉज माइक्रोग्रीन्स का कॉन्सेप्ट यही है कि छोटे जगह पे क्रॉप साइकिल छोटा रहता है। क्रॉप साइकिल जितना छोटा रहता है, आप हार्वेस्ट करके मार्केट में बेचोगे तो पैसा उतना जल्दी आ जाता है। इफ़ यू हैव टू बी फॉर वेजिटेबल्स, आपको शायद 28 डेज, 30 डेज, 45 डेज का एक क्रॉप साइकिल रहता है। सो ये माइक्रोग्रीन्स में कम है। ओके, सो हम लोग वही क्रॉप उगाएंगे जो जल्दी ग्रो करते हैं। समझ गया। क्रॉप साइकिल जल्दी है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए माइक्रोग्रीन्स आप सब नहीं खा सकते हो, खाना भी नहीं चाहिए। सोलेनेसी फैमिली करके, जैसा हम लोग ने ब्रासिकेसी एक फैमिली है, वैसे ही सोलेनेसी करके एक फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली में आपके थोड़े वैराइटीज आते हैं, लाइक मसलन potatoes, tomatoes. Tomato contains tomatin, that is an alkaloid. Brinjal, bell peppers, chilies. तो ये सब आपको नहीं उगाने चाहिए और खाने नहीं चाहिए। इसका क्या कारण है? वही alkaloid, सी alkaloid is a secondary metabolite in a plant. तो वो क्या होता है कि plant doesn't require it for the survival, but ये एक मैकेनिज्म है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम अल्कलॉइड्स जिससे सुगंध आने लगता है, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। एक ऐसा रहता है कि इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अगर कोई हमारे दोस वर्म्स कम इन, या तो बर्ड्स आते हैं निबल करने के लिए, जब ऐसा आते हैं तो दे फील सम काइंड ऑफ इरिटेशन। दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टिंग, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट। करेक्ट। सो दैट्स एन एल्कलॉइड। ओके, द सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको कि इट्स पोटैटोस। घर वाले हमारे बड़े बोलते हैं कि आलू, हाँ करेक्ट, आलू। सो आलू जो ग्रीन होता है ना, तब खाना नहीं चाहिए। करेक्ट, इट इज़ द सेम रीज़न, बिकॉज अल्कलॉइड उसमें ज़्यादा होता है। समझ गया। या तो ज़्यादातर जो हरे सब्जी हैं या फिर जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हम कहते हैं, नहीं क्रूसिफेरस नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सोलेनेसी। नहीं, हम लोग किसका माइक्रोग्रीन करना चाहिए? हाँ, ओके, हरे सब्जी का, जो क्रूसिफेरस जैसे ब्रोकली, बाकी लीफी ग्रीन्स। कितने वैरायटीज होते हैं माइक्रोग्रीन्स के जनता के एजुकेशन के लिए, मतलब जो हम लोग ग्रो कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं? हंड्रेड्स हैं, हंड्रेड्स। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? यस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी ग्रेन्स है पकड़ लीजिए आप। ओके, चना, मूंग, लोबिया। अच्छा, इस सब का भी होता है? सबका हो सकता है, इवन हमारे मिलेट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करते नहीं, फ़ायदेमंद का बात नहीं है, लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट में उसका। सबसे पहले इंडिया में अभी आया है, तो स्लोली पीपल आर रियलाइजिंग इट। तो अभी क्या हो रहा है कि दीज आर सर्टन माइक्रोग्रीन्स विच रियली सेल वेरी वेल, तो वो फेमस हो गए थोड़े बहुत, मतलब लोगों को पता है। हाँ, तो दोज आर
सनफ्लावर, रेडिश में अलग अलग वेराइटीज़ हैं, पिंक, पर्पल रेडिश, ब्रोकली है, देन यू हैव योर पीज, मेज, टर्निप, pak choy, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सभी का फ्लेवर्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। समझ गया। तो जैसे मैं हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, ये कमरा भी काफ़ी बड़ा है शायद माइक्रोग्रीन के अनुसार। बड़ा है हाँ। 10x10 के अगर देखिए हाउ मच डज योर रैक ऑक्यूपाई, एग्जाम्पल आई गिव यू अ डायमेंशन, 4x2x6 का डायमेंशन है, तो 4x2 8 स्क्वायर फीट का जगह इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन 10x10 का क्यों बताते हैं सब लोग, क्योंकि देखिए प्लांट्स छोटे रहते हैं, ठीक है, बट एज इट ग्रोज इट्स ब्रीदिंग नाउ, तो ट्रांसपिरेशन, ह्यूमिडिटी, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू रिक्वायर अ गुड स्पेस जहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो। अगर वेंटिलेशन है रूम में और टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हो तो बढ़िया, तो आप छोटे जगह पे आराम से उगा सकते हो। ये अभी मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है दो चीज़ की कोई भी कर सकता है। बैरियर टू एंट्री जो हम कहते हैं लो है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स में आपने बोला कि पैसा काफ़ी लगता है, इसमें शायद आपका उतना पैसा नहीं लगेगा एंड ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं है। उससे मेरे अलग सवाल हैं। बट पहला कदम क्या होना चाहिए? मानो मैं ये वीडियो देख रहा हूँ आपका, और मेरे पास एक 10x10 का रूम है, मेरा पहला कदम माइक्रोग्रीन्स करने की तरफ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, just grow it for yourself, do it for your family, because now there are so much of problems in not only in India, बाहर भी है, abroad में भी है, कि there is something called as hidden hunger। खाना तो खा रहे हैं लेकिन पौष्टिक अंश नहीं है उसमें। Okay, so there is no nutrition density जो हम कहते हैं, या मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सब नहीं मिलते नॉर्मल वेजिटेबल्स में। हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दे हैड परफॉर्म्ड वन टेस्ट, मतलब जो भी बैंगलोर में, अभी नहीं 1 साल के पहले, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि देखिए हर एक लीफी वेजिटेबल्स या कोई भी वेजिटेबल्स होता है, दे विल चेक उसमें कितना प्रॉब्लम्स है, मतलब कंटैमिनेशन कितना है, और WHO बोलते हैं कि देखिए परमिसेबल लिमिट है, ये पॉइजन है लेकिन इतना चलेगा। ओके, there are some vegetables when they found it is 20 times more than the permissible limit. So what are we eating? What are we feeding our kids? Cancer patients are on the rise now. Cancer का बहुत incidents आ गए हैं। fertility levels में भी बहुत problem हो रहा है population में। So ये सब मरते नज़र रखते हुए what we suggest is have some good food, grow your own food सबसे पहले। आप ग्रो योर ओन फूड मतलब स्टार्ट कीजिए माइक्रोग्रीन से, बहुत आसान है। एक ट्रे लेना है, आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। वो प्रोसेस समझा दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ? सो घर पे जो भी ट्रेस रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से ट्रेस लेने चाहिए, नॉर्मल ट्रेस लीजिए। कैसा? शैलो ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे। तो सीडलिंग ट्रे आता है वैसा वाला? नहीं, सीडलिंग वाला नहीं, प्लेन नॉर्मल ट्रे जो आता है, कोई भी ट्रे चलेगा। अच्छा। कोई भी ट्रे। फूड ग्रेड वाला रहना बहुत ज़रूरी है, फूड ग्रेड। तो सबसे ही आसान तरीका में अगर मैं आपको बोलूँ, बिरयानी ट्रेस जो रहते हैं, बिरयानी के जो कंटेनर्स रहते हैं, शैलो वंस, ज़्यादा डीप नहीं, 1 इंच या 2 इंच मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसमें टेक अ ग्रो मीडियम मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, पॉटिंग मिक्स डाल सकते हो, सॉयल रह सकता है या कोकोपीट रह सकता है, कोई भी चीज़। असली मिट्टी भी। असली मिट्टी तो इंडोर काम करेगा? ज़रूर काम करेगा। ज़रूर काम करेगा। ठीक है, आगे। सो ये एकदम आसान तरीका, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग प्रोफेशनली एंड कमर्शियली, ये तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। तो आप वो मिट्टी डाल दीजिए जो भी मिलते हैं आपको। उसके बाद सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि सीड्स लेना, सीड्स को स्प्रेड करना। देखिए स्प्रेड करना मतलब ज़्यादा भर के नहीं डालने आपको, थोड़ा गैप रहना चाहिए। ये ट्रे का कोई साइज़ होना चाहिए उस हिसाब से, वैसा कुछ नहीं। देखिए अब्रॉड में तो 10-20 फ्लैट्स बोलते हैं उसको। अच्छा। मतलब 10 इंचेस बाई 20 इंचेस रहता है। इंडिया में मिल रहा है 1 फीट बाई 2 फीट का बड़े ट्रेस मिलते हैं। डोंट बाई दोस इनिशियल डेज। आप घर पे उगाना है ना आपको, तो घर पे आप छोटा ट्रेस लीजिए, कोई भी ट्रे, एनी फूड ग्रेड प्लास्टिक। ठीक है। तो सीड सो करने के बाद उसको स्प्रे करना है आपको पानी से, मॉइस्ट बनाना चाहिए, और देन यू कवर दैट टॉप ऑफ द ट्रे।
वाई? बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट ह्यूमिडिटी, एब्सेंस ऑफ लाइट रहना चाहिए, एज इफ यू आर मिमिकिंग नेचर में आप बीज डालते हो, उसके ऊपर मिट्टी डालते हो, कवर करते हो, तो सेम आपको यही यूज़ करना है। ओके और ये बीज कहाँ से मैं लाऊं? आप समझा रहे थे बीज भी बहुत ज़रूरी होता है। यस। देखिए आप कोई भी बीज यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रीटेड वाला मत यूज़ कीजिए। अगर आप बाहर कहाँ से भी सीड मैन्युफैक्चर से लेते हो तो उनका काम ही है कि ट्रीटेड वाला सीड्स देना, बिकॉज दोज आर मेंट फॉर फार्मर्स। ट्रीटेड सीड का मतलब ऑडियंस को अगर समझाएंगे तो? ट्रीटेड सीड्स वो सीड्स है जिसमें कोटिंग लगाया होता है फंगीसाइड का। फंगीसाइड में थियाराम करके होता है, मतलब दोज आर वेरी वेरी पॉइजनस। अगर आप कंज्यूम करेंगे पॉइजन है वो। ओके तो फिजिकली हम कैसे पता करें कि ये ट्रीटेड सीड्स है या अनट्रीटेड सीड्स है? सबसे पहले व्हेन यू आर आस्किंग टू योर सीड वेंडर, आपको ये बताना है कि माइक्रोग्रीन्स स्पेसिफाई कीजिएगा, माइक्रोग्रीन सीड्स। अगर कई लोगों को पता नहीं है तो आपको यही बताना है कि अनट्रीटेड सीड्स चाहिए। अगर ट्रीटेड सीड्स रहेगा, सबसे पहली बात है कि आपको पैकेट में लिखा हुआ रहेगा नॉट फॉर कंजम्पशन करके, और डेंजर साइन भी रहेगा, इट इज़ मतलब डेडली पॉइजनस। अच्छा यस। तो कैसे फिजिकली पता करें? अगर लिखा नहीं रहेगा तो पुट योर हैंड इनसाइड, आप शेक कर दीजिए हैंड को, और जब आप फिंगर्स को देखोगे इट विल बी शाइनी फाइन पाउडर, मतलब हाथ पे पाउडर आ जाएगा, पिंक या पर्पल जैसा पाउडर आ जाएगा। इट इज़ एन इंडिकेशन दैट इट्स ट्रीटेड। अगर नहीं है तो नहीं है। तो अगर आप घर पे आपके जो मस्टर्ड हैं, आप देखिए वो तो कंज्यूम करने के लिए ना, तो उसमें ट्रीटेड नहीं है, वो ब्लैक ही रहता है और कुछ फाइन पाउडर्स रहता भी नहीं है उसमें। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट। समझ गया। या सो ये सीड्स, आई विल कम बैक टू दैट प्रोसेस नाउ। आपने ट्रेज लिया, ट्रेज में सॉइल डाले, सीड स्प्रेड किया, वी कॉल इट ब्रॉडकास्टिंग। ओके ब्रॉडकास्ट कर दिया आपने, फिर स्प्रे कर दिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। रेगुलर पानी। यस ये यहाँ सोविंग के टाइम में बोल रहा हूँ। उसके बाद आप उसको कवर कर दीजिए और एक कंटेनर से ढक्कन डाल दीजिए। वेट फॉर इट टू जर्मिनेशन विल टेक अराउंड 2 days। तीसरा दिन में स्प्राउट्स बाहर निकलेंगे एंड इट विल कंटिन्यू। आपको तब तक डार्क में रहना ज़रूरी है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट? एब्सेंस ऑफ लाइट में आपको ये ग्रो करना है। जब तक वो ऊपर नहीं आता है, इट विल कम ऊपर ऐसा ओपन होता है वो स्टेज में आपको एक्सपोज इट टू लाइट। अभी लाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट पे बिल्कुल नहीं, बिकॉज बेबी प्लांट्स अच्छा जल जाएंगे। ठीक है। सो यू कीप इट एट द विंडो सिल। इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी है, मतलब खिड़की के बाजू में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं आना है उस पर। ठीक है। सो इफ़ यू कीप ऑन ग्रोइंग इट, एक स्टेज आएगा कि बीच में ट्रू लीव्स आने दिख जाएंगे आपको, 2 लीव्स के बीच में छोटा सा लीव्स। दैट इज़ द स्टेज वेर यू हैव टू हार्वेस्ट इट। तो ये सबसे ईजी, और बीच बीच में आपको पानी डालते रहना चाहिए। ट्रू लीव्स आप बोल रहे हैं, जी, 2-3 बार आपने यूज़ किया, उसको समझा सकते हैं क्या होता है? श्योर। देखिए स्टेम पहले रूट्स निकला सीड में से, उसके पहले मेरा बाद स्प्राउटिंग हुआ ना, वही स्प्राउटिंग हुआ, उसके बाद स्टेम ऊपर आता है जी। स्टेम के बाद जो सीड्स के जो पार्ट्स हैं ना वो खुल जाते हैं। देखिए सीड्स में 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। तो डाइकॉट में ये ओपन हो जाता है ऐसा। करेक्ट। दोज आर नॉट ट्रू लीव्स। दिखता है वो लीव्स ही दिखता है, दोज आर कॉटलिडनस लीव्स बोलते हैं उसको। उसके बीच में एक छोटा सा लीव्स का एक सेट आता है, नया सेट छोटा सा। ये जैसी दिखा आपको, समझ लीजिए ये माइक्रोग्रीन्स तैयार हो गया आपका। समझ गया। और ये आप कह रहे 10-15 दिन में तैयार हो जाता है? नहीं, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। अच्छा, हर फसल का हर फसल का अलग अलग टाइम होता है। लाइक फॉर सबसे ईजिएस्ट, सबसे फास्ट वाला है रेडिश। रेडिश आपको 6-7 दिन में रेडी हो जाता है। समझ गया। लेकिन पीस 15 दिन में हो जाएंगे। तो हर एक क्रॉप का अलग अलग है। पर तभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अंडर 20 days ऑन एन एवरेज। 20 days भी ज़्यादा हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे क्रॉप्स नहीं है, देयर आर क्रॉप्स, कोरिएंडर, पार्सली, वो सब 20 दिन में होता है। बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज दिस 15 days के अंदर वाला क्रॉप, जो भी आप उगा सकते हो। लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट सनफ्लावर, रेडिश, पीज, मस्टर्ड, ब्रोकली, वो सब 12 दिन के अंदर ही हो जाते हैं।
समझ गया। और इस पूरे प्रोसेस में आपने जो समझाया, एक तो सैंपल से शुरू करो, एक ट्रे से समझने के that लिए। is the best way. और कोई खाद, कोई फर्टिलाइजर, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं हम प्लांट को? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। दोगे तो आप वेस्ट हो जाएगा वो, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है इट कम्स फ्रॉम द सीड इटसेल्फ। रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट द एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड, ये वहीं से आता है उसको। इसके लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है। समझ गया। तो मतलब बाय लॉजिक केवल माइक्रोग्रीन्स अगर मैं खाने लगूँ तो सब्जी का ज़रूरत भी नहीं है, इज दैट ट्रू? नो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, यू कैन नॉट कंपनसेट द मास। उसमें बहुत सारे फिलर्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, हालांकि न्यूट्रिशन इसी में सबसे ज़्यादा रहता है। सही बात। तो हमको माइक्रो न्यूट्रिशन भी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, सब कुछ चाहिए उसमें। लेकिन बाकी का जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सब चाहिए। वो तो इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर वेजिटेबल्स, बट द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस दिस, वेजिटेबल्स किड्स डोंट लाइक, तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग देम टू द वेजिटेबल्स। क्योंकि इतना थोड़ा सा अमाउंट खा लेंगे तो उनका पूरा न्यूट्रिशन जो भी है वो फुलफिल हो जाएगा, especially with micronutrition or vitamins. It's a live food that you are giving your children. चलिए मानिए कि मैंने ये एक ट्रे से किया, मुझे ये सक्सेसफुल लगा, हेल्दी लगा। अब आगे मुझे कमर्शियली करना है, क्योंकि मेरा वो कमरा तो खाली है जहाँ मैं माइक्रोग्रीन्स कर सकता हूँ। Yes. तो वहाँ पे मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? पहले ट्रेस का प्लानिंग, वो प्लानिंग कैसे करूँ मैं? कितने ट्रेस डालने हैं, क्या डेंसिटी है, वहाँ पे थोड़ा गाइड करिए। देखिए, ये मतलब थोड़े टाइम में ये पूरा मैं बता नहीं सकूँगा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले है कि आपको कितना बड़े, what big way you want to, don't go big, just start with one rack first. क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस हो गया है एक ट्रे में, बट जब आप रैक में डालते हो तब सिनारियो पूरा चेंज होगा अभी। करेक्ट। क्योंकि अभी डेंसिटी ज़्यादा हो गया, अभी वेंटिलेशन एक का तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आपके साइड में बहुत सारे ट्रेज रहते हैं तो फंगल इश्यूज़, फंगल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल ओवरलोड, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टार्ट विद वन ट्रे के लिए आपको जो भी इक्विपमेंट्स है, यू वांट ग्रो लाइट्स, क्योंकि अभी ये जो हम बताया था कि विंडो के बाजू में वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। करेक्ट। क्योंकि आप विंडो के यहाँ यूज़ करोगे तो आपके जो पौधे हैं विंडो की तरफ बेंड हो जाएंगे। यू वांट अ स्ट्रेट इरेक्ट प्लांट विद लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल इन इट, एंड दैट्स ओनली पॉसिबल थ्रू परफेक्ट आर्टिफिशियल लाइट्स। वो अच्छे वेवलेंथ, मतलब जो भी चाहिए उसको, वो फुल स्पेक्ट्रम वाले ग्रो लाइट्स लेना, वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। फिर यू वांट सिलेक्ट द ग्रो मीडियम्स, व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट, मतलब हर एक सॉइल या तो कोकोपीट और पॉटिंग मिक्स आपको कौन सा लेना है, अलग अलग वैरायटीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है। आप मतलब क्या इसका रेकमेंड करते हैं? पहले तो हम लोग रैक से स्टार्ट करते हैं। रैक का साइज क्या होता है? नहीं, देखिए, रैक का साइज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज ऑफ द रूम। अगर छोटा सा है तो आपका 3 फीट का प्लस 1 फीट का 3x1x6 कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड देखना है तो ठीक है, 4x2x6 का ले सकते हो आप। समझ गया। और ट्रेस जब आप लेते हो वो भी छोटे वाले लीजिएगा। बड़े वाले लोगे जो स्टैंडर्डाइज जो बोलते हैं 1 फीट बाई 2 फीट अगर लगे तो इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ग्रो करने में। सी, इट्स बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन, सेंटर ऑफ द ट्रेज, वहाँ हीट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आपका जो यील्ड रहता है वो कम आ सकता है। सी, दीज आर टेक्निकल स्टफ। सो वट एवर बिगिनर्स आर देयर, उनके लिए ना छोटा ट्रेस सबसे बेस्ट है। स्मॉल ट्रेस मे बी 11x6 के, ऐसा दिस स्मॉल ट्रेस विल सूट वेल। समझ गया। तो एक रैक से मैं चालू करूं, या छोटे ट्रेस इस्तेमाल छोटे ट्रेस यूज़ कीजिए, और मीडियम के लिए कोकोपीट, सॉइल या कोई भी पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकता हूं। यस। ये वेरी करेगा मेरे कौन से माइक्रोग्रीन है उसके हिसाब से। इसका कोई फ्रेमवर्क बता सकते हैं, मानो कोई स्टार्ट करना चाहे तो? देखिए, सॉइल में प्रॉब्लम्स भी होते हैं कभी कभी, बिकॉज वी डोंट नो वेयर वी आर गेटिंग, और कौन से सिचुएशन में थे वो, कहाँ रखे गए थे। तो यू विल हैव मिनिमम 3 पेस्ट्स के पक्का प्रॉब्लम हो सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग सॉइल।
एफिड्स, वाइट फ्लाइज, फंगस gnats, ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं. सो दैट्स वाई सॉइल आप यूज़ कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, मतलब जिसके क्रॉप साइकिल ज़्यादा हैं वो. कितना दिन जैसे? ओवर 15 डेज, बिकॉज एंडोस्पर्म जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट को वो तो ख़त्म हो जाएगा. ओके. तो एक्सटर्नल न्यूट्रिशन मतलब सॉइल में तो रहता ही है, तो वो ले सकते हो आप. ठीक है. कोकोपीट पॉटिंग मिक्स बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि लेकिन स्टोरेज का प्रॉब्लम है. कोकोपीट हम लोग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, और कोकोपीट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लो ईसी यूज़ करना ना भूलें. लो ईसी कोकोपीट, वो कोकोपीट एक्सपैंड होता है एंड वो स्टोरेज के लिए भी ईजी रहता है वो. सो वी यूज़ थ्री डिफरेंट. समझ गया. ये अगेन जो लाइट्स का भी है, उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं या. तो वो अगर थोड़ा समझाया जाए. मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक क्लैरिटी, ऑब्वियसली एक पॉडकास्ट में सब कुछ बताना नहीं होगा, बट एटलीस्ट हर चीज़ का एक हम लोग ओवरव्यू दे दें, then लोग उसको अपना रिसर्च कर सकते हैं, दे कैन गेट इनटू इट. यस, मार्केट में देखिए बहुत सारे कंपनीज है हु विल प्रोवाइड यू दिस ग्रो लाइट्स, और ख़ास करके आपको यही बोलना, सी यू विल सी फैंसी लाइट्स आउट देयर, पिंक मतलब जो ब्लू लाइट, उसके बाद रेड लाइट्स हैं. माइक्रोग्रीन्स को क्या चाहिए? सी रेड लाइट्स आर यूज्ड फॉर ब्लॉसम एंड फ्लावरिंग. ये स्टेज नहीं आएगा, ज़रूरत नहीं है आपको माइक्रोग्रीन्स के लिए. बट व्हाट इट रिक्वायर्स इज़ अ फुल स्पेक्ट्रम. जो हमारे सूरज के किरण हैं वही फुल स्पेक्ट्रम चाहिए. तो आप जो लाइट कंपनी को है स्पेसिफिकली बताना है मुझे माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए दीजिए करके, सो दे हैव ऑल डिफरेंट वेराइटीज़. तो आप फुल स्पेक्ट्रम वाला बोलना ज़रूरी है, फुल स्पेक्ट्रम वाला ग्रो लाइट. या तो फुल स्पेक्ट्रम ग्रो लाइट मतलब बस उतना ही लाइट जितना उसको उस स्टेज तक ज़रूरत है. अंडरस्टूड. एंड इसके अलावा मतलब और कोई इनपुट्स आपके होते हैं? एक मेरा रैक हो गया, एक मेरा ट्रे हो गया, कोकोपीट हो गया, लाइट हो गया, है ना? इसके अलावा मेरे माइक्रोग्रीन्स के लिए और कुछ चीज़ चाहिए होता है? ज़रूर. सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे प्लांट्स आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको फंगल कंटैमिनेशन के बहुत चांसेस होते हैं, फंगल ग्रोथ के. तो आपको वेंटिलेटिंग फैंस या तो सर्कुलेटिंग फैंस होना बहुत ज़रूरी है रूम के अंदर. यस, रूम के अंदर. इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे पौधों पे फ़ैन ही डाल दो, क्योंकि दे विल फॉल डाउन. मतलब डायरेक्ट कभी भी नहीं, इनडायरेक्ट सर्कुलेशन होना चाहिए रूम में, दैट्स ऑल. समझ गया. और रूम में अगर आपका विंडोज़ नहीं है तो यू नीड टू हैव, इट्स अ मस्ट दैट यू नीड टू हैव एग्जॉस्ट फैन. नहीं तो काम नहीं करेगा, सर्कुलेशन नहीं रहेगा तो फिर आपका मतलब हर एक स्टार्टिंग जर्मिनेशन से ही फंगस स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल. समझ गया. तो एक स्टैंडर्ड साइज में अज्यूम कर रहा हूँ कोई स्टार्ट करना चाहिए तो 10 बाय 10 का रूम, या 100 स्क्वायर फीट, मतलब काफ़ी अच्छा है. काफ़ी अच्छा. तो 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ये सारे चीज़ का मतलब बता सकते हैं कितने प्लांट्स हो सकते हैं, उसमें कितने रैक्स लगेंगे, वो 100 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन कैसे करूँ, कौन सा माइक्रोग्रीन डालूँ? आपने ये तो बता दिया कि सोलनेसीज फैमिली वाला नहीं डालना है. या मुझे डालना है जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जो पॉपुलर हैं, जो 15 से 20 दिन में मैक्सिमम मुझे आउटपुट दे सकें. यस, है ना? तो वो 10 बाय 10 के रूम के अनुसार मैं कैसे प्लानिंग करूँ? क्या मतलब नंबर्स होने चाहिए मेरे? देखिए, नंबर्स करने के लिए आपको सबसे पहले यू शुड हैव कस्टमर्स एट योर हैंड. जब आप कमर्शियली सोच रहे हो यू शुड हैव योर कस्टमर्स फर्स्ट. पहले कस्टमर्स का सोचो ज़रूर, वरना आप सोच लीजिए 4 बाई 2 बाई 6 में 5 शेल्फ्स हैं, एक शेल्फ में 4 बड़े ट्रेज आएंगे. ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 ट्रेज. अगर सनफ्लावर उगा रहे हो आप तो एक ट्रे में आपको आधा kg आ जाएगा. आधा kg मल्टीप्लाइड बाई 4 ट्रेस, दैट इज़ 2 kg. 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 शेल्फ्स, मतलब आपको 10 kg आराम से आ जाएगा आउटपुट. ओके, और हमारा बॉक्सेस जो रहते हैं वी सेल इट एट 60 ग्राम्स 100 ग्राम्स. अच्छा, ऐसा. तो आप सोच लीजिए कि 200 बॉक्सेस आप बना सकते हो एक रैक में. अगर कस्टमर्स नहीं रहेंगे तो इसका शेल्फ लाइफ तो बहुत कम है. दैट्स द ओनली बैड पार्ट ऑफ दिस. कितना होता है शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ इसका अंडर रेफ्रिजरेशन इट कैन नॉट बी मोर देन 7 days. बट पीस गोज फॉर 15 days ऑल्सो, बट 7 days मतलब इतना समय नहीं है आपके पास. सो व्हेन यू आर हार्वेस्टिंग you should have customers at your doorstep, or you should have ready customers. तभी हार्वेस्ट कर. तभी नहीं, हार्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर आप हार्वेस्ट नहीं करोगे तब तो बेबी ग्रीन्स में आप भेज दोगे उसे.
आवर फोकस इज़ ऑन ओनली माइक्रोग्रीन्स. सो तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप कमर्शियली जाने से पहले मार्केट सर्वे कीजिए, लोगों को सैम्पल्स देना चालू कीजिए. Make people you're aware. We follow the AIDA formula. First of all, make people aware that who are you. Suppose, my name is Ravindra. I'm from Mew Greens and Greens. So people should know, okay, Mew Greens and Greens is owned by Ravindra. So ये establish करना ज़रूरी है, वरना लोगों को पता भी नहीं चलेगा. तो you have to do your marketing part. That is first. शायद I've made myself clear कि रैक, छोटा सा रैक लग रहा है, लेकिन 10 kg का आउटपुट 10 दिन में 30 kg, मतलब आप सोचिए 30 kg मतलब कितने कस्टमर्स चाहिए आपको. इंटरेस्टिंग. ये आई थिंक लोग को कैलकुलेशन करना है. आई थिंक मैं भी अलाइन हूँ कि सबसे पहले मार्केट को आप सर्वे कर लो. बट मार्केट में टिपिकली डिमांड कैसा आता है? रिवर्स कैलकुलेशन आप करने जाएंगे. आपने एक ट्रे का कैलकुलेशन बताया. कैन यू एक्सप्लेन दैट प्रोडक्शन? जैसे हम रेगुलर खेती में कहते हैं 1 एकड़ में आपके 11,000 प्लांट लाएंगे. 11,000 प्लांट में मतलब पर प्लांट 3 kg आउटपुट. तो आपका एकड़ का 33,000 kg मतलब 30 टन हो गया. माइक्रोग्रीन का ये फॉर्मूला कैसे होता है पर रैक या 10 बाय 10 स्क्वायर फीट रूम में? देखिए, हम लोग यील्ड पर ट्रे बोलते हैं. यील्ड पर ट्रे फॉर एवरी क्रॉप बहुत अलग रहता है वो. एक रफली मैं बताता हूँ आपको. लाइक सनफ्लावर सबसे आवर फेवरेट, माइक्रोग्रीन्स फार्मर्स के फेवरेट है वो सनफ्लावर माइक्रोग्रीन्स, बिकॉज उसका यील्ड एक बड़े ट्रे में आधा kg आएगा. पीस का एक 400 ग्राम आएगा. रेडिशेस पिंक या तो वाइट वाले वो ऑलमोस्ट एक 250 से 300 ग्राम आ जाएंगे. एमरंथस यू विल गेट ओनली 100 ग्राम से भी लेस, 80 to 100 ग्राम्स पर ट्रे. तो हर एक का अलग अलग होता है वो. समझ गया. तो मतलब रैक में अगर मिक्स करूं तो आई हैव टू कैलकुलेट एवरी. तो इसके लिए मैं आपको गिवन द बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं. सो 4x2x6 वाले में आपको 30 kg आउटपुट मिलेगा माइक्रोग्रीन्स के 20 ट्रेस के. 20 ट्रेस मतलब एक मेरे 4x6. यस, 4x2x6 के, जिसमें 5 शेल्फ्स हैं. एक शेल्फ में 4 ट्रेस हैं. तो हार्वेस्ट साइकिल है 10 दिन का. तो 10 दिन में 10 kg. समझ गया. तो 30 दिन है. 30 दिन में तो मतलब 3 हार्वेस्ट निकलेंगे. महीना का मैं 30 kg एक ट्रे से कर रहा हूँ. एक रैक से कर रहा हूँ. सॉरी. एंड 10 बाय 10 के रूम में कितने रैक आ सकते हैं ऐसे? देखिए, आ तो बहुत सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उतना ही होगा. वेंटिलेशन चार तो आराम से रख सकते हो आप. समझ गया. तो अगर मैं ठीक से करूँ तो महीना का मतलब प्रॉपर मेंटेन करके 100 से 120 kg मेरा माइक्रोग्रीन्स हो सकता है. आराम से. एंड इट्स बिग मनी. अगर आपके पास कस्टमर्स हैं, आप कैलकुलेट कीजिए रेवेन्यू. आई सेल माई माइक्रोग्रीन्स एट द रेट ऑफ 199 फॉर 60 ग्राम्स. 200 रुपये 60 ग्राम का. या तो मतलब ऑलमोस्ट लाख रेवेन्यू पर मंथ विद 1 रैक. इंटरेस्टिंग. देखिए, इट साउंड्स वेरी क्रेजी, लेकिन सवाल यही होता है कि कहाँ बेचोगे आप. ग्रो करना बड़ी बात नहीं है. जैसे आपने बोला कि एंट्री बैरियर बहुत कम है, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम है मार्केटिंग और सेल्स में. कहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा ये. उस पर गाइड करिए कि मानो आपने वो एक टू एन एक्सटेंट वो समझा है, कई साल से आप कर रहे हैं कि कौन बायर है, कैसे खरीदते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है. तो मार्केटिंग और सेलिंग में ऐसे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि बाहर से साउंड्स टू गुड, मतलब छोटे कमरे, बहुत पैसा, बहुत जल्दी, तो हर कोई करना चाहेगा. राइट. कल मैं और शुभम भी स्टार्ट कर लेंगे. nice. तो मतलब कुछ तो होगा. आप बोले मार्केटिंग इज़ द गैप. वो मार्केटिंग गैप में क्या क्या मुझे जानना चाहिए? देखिए, अंडरस्टैंड हु आर योर कस्टमर्स. अगर आप बोलोगे आपको कहाँ प्रमोट करना है, बोला पूरा बैंगलोर, नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो सेगमेंट करो आपका माइक्रोग्रीन्स के लिए, आप कहाँ कहाँ बेचना चाहते हो करके. सो सबसे पहले देखेंगे ये कहाँ बिकता है और कहाँ यूज़ होता है. सबसे पहले आएंगे शेफ्स, क्योंकि अभी नहीं, पहले से यूज़ करते आ रहे हैं ये शेफ्स. सो दे नो व्हाट आर माइक्रोग्रीन्स. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आर माइक्रोग्रीन्स. व्हाट दे वांट इज पर्टिकुलर वेराइटीज़ ऑफ माइक्रोग्रीन्स एंड टाइमली डिलीवरी. क्वालिटी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्वालिटी नहीं है तो कोई भी मार्केट में ही नहीं रहेगा. सो ये 2 चीज़ अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो डेफिनेटली हमारे बैंगलोर में और कहाँ भी, अगर सिटीज़ में जाओगे और सेमी अर्बन एरियाज़ में जाओगे, होटल्स तो, रेस्टोरेंट्स तो, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स तो है ही. तो यू कैन गो देयर.
तो वहाँ होटल्स को जाके डायरेक्टली आप पिच कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। हेल्थ एंथुजियास्ट्स जो हेल्थ के मतलब दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, हेल्थ एंथुजियास्ट, मतलब सुबह उठेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो सच आर द पीपल दैट यू शुड बी टारगेटिंग। और एक आप ये भी कर सकते हो कि especially nutritionists, these are the people where people are not focusing on because they know everything about nutrition. अगर वो अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे कि आप ये लीजिए, फ़ायदेमंद पड़ेगा आपको, तो वहाँ तो आपका बहुत बड़ा मार्केट है, न्यूट्रिशनिस्ट। तो डायरेक्ट कस्टमर का ही मार्केट है आप कह रहे हैं, इसमें बल्क का मार्केट ऐसा नहीं जाता है कि? नहीं, बल्क का मार्केट होरेका है, होरेका होटल, रेस्टोरेंट्स एंड केटरर्स, उन लोग बल्क में लेते हैं। बल्क में लेते हैं वो। समझ गया। तो मतलब ये बाइंग पैटर्न और सेलिंग प्राइस पर माइक्रोग्रीन आप समझा सकते हैं कैसा होता है? जैसे आई वांट टू, आपने बताया कि अमरंथस उसका शायद फसल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेके एक रैक का ही हम लोग ले सकते हैं। एक रैक से कितना आउटपुट आता है, क्या एवरेज सेलिंग प्राइस होता है, क्या कमाई हो सकती है, क्या खर्चा आता है, ये एक साइकिल हम लोग ले सकते हैं? या ज़रूर देखिए, लेकिन I would go in for the sunflower microgreens. Okay, sunflower is a good variety. Sunflower is a very good variety. और ये कोई नहीं चाहेगा कि मैं ना करूँ ये। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा यील्ड पर ट्रे सबसे अच्छा उसी में है। अच्छा, ठीक है। यस। उसका उदाहरण लेते हैं। या उसका उदाहरण लेते हैं। देखिए, I have already explained that because you're getting 500 grams output. Okay. अब मैं आपको कॉस्टिंग अगर जानना है, you know, so सबसे पहला ग्रो मीडियम का कॉस्टिंग लेते हैं। ओके, ग्रो मीडियम का कॉस्टिंग लेते हैं, मतलब 1 कोकोपीट जो 5 kg का ब्लॉक है, इट विल गिव यू अराउंड 25 to 30 ट्रेस। ओके, तो उसका मतलब एक आपको 3 रुपया 5 रुपया पड़ जाएगा। ओके, फिर आएगा आपका लाइट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का आपका 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया पड़ेगा पर हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर बॉक्स, मतलब 500 का जो आउटपुट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम्स का बॉक्स आप बेच रहे हो। तो मैं मतलब 9 बॉक्सेस का पकड़ ले रहा हूँ मैं, बिकॉज एक ट्रे में 9 बॉक्सेस आ जाएंगे। तो मतलब मैं आपको काट के 1 बॉक्सेस का कॉस्टिंग पर लेके आ रहा हूँ मैं। तो मेरा जो ओपेक्स है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी पड़ता है इसमें, it cannot be more than 25 rupees. It cannot be more than 25 rupees. तो कोकोपीट मिला के, लाइट मिला के, कोकोपीट, लाइट, आपका पानी, लेबलिंग, पैकेजिंग, सब कुछ मिला के। मैं ये भी बता रहा हूँ कि कैपेक्स रिकवरी, मतलब आपने ट्रेज में इन्वेस्टमेंट किया है, रैक्स में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उसका भी पैसा निकालना है, क्योंकि 3 से 5 साल तक आएंगे ये एवरेज। मतलब ऐसा तो लाइफ लॉन्ग आते हैं, लेकिन मैं एवरेज 3 साल का और 5 साल के अंदर का पकड़ रहा हूँ। 2 रुपया वो पकड़ के भी 25 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा आपको। ठीक है, 25 रुपये पर बॉक्स। यस, पर बॉक्स कितने ग्राम का है? 60 ग्राम का। 60 ग्राम का, ठीक है। और मैं बेच रहा हूँ 199 में। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा मार्जिन होता है। बहुत बढ़िया मार्जिन है। इसमें हमने एक चीज़ ऐड नहीं किया है, दैट इज़ आवर सैलरी। लोग हमेशा वही गलती करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, यू बेटर टेक योर सैलरी। क्योंकि नहीं, मैं तो कुछ मतलब मैं काम कर रहा हूँ ना, नहीं, आपका काम का भी आपको हिसाब डालना है। कितना भी डाल दीजिए आप, 15,000 20,000, तो उसका अगर हिसाब लगाओगे आप, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आप एक रैक में 500 बॉक्सेस अगर निकल रहे हैं, तो आप एक 40 रुपया पकड़ लीजिए। अगर 500 जा रहे हैं तो 40 रुपया, सो 40 + 25, 65 रुपीज़ पर बॉक्स। ये तो हमने ऑपेक्स बता दिया। मानो मैं पहली बार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो टोटल खर्चा कितना आता है मेरा एक रैक का और सारी चीज़ मिला के? देखिए, कम से कम आपका 30,000 मिनिमम आ जाएगा। 30,000 रुपये का स्टार्टिंग। ओनली इक्विपमेंट्स, रैक हो गया, ट्रे हो गया। हाँ, ट्रे हो गया, वेइंग स्केल हो गया, सिजर्स, आपके पैकेजिंग मटेरियल, ये सब मिला के 30,000, नॉट मोर देन दैट। लेकिन देयर आर अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो कि आपको बिजनेस रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। सी, वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए लोग आते हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न अबाउट इसको मार्केटिंग, सेल्स कैसे करना है।
लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को, रजिस्टर योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस रजिस्टर नहीं कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हाउ विल पीपल नो व्हाट इज योर ब्रांड? केवल नाम से आप नहीं कर सकते हो, एंड इट इज समथिंग टू डू विद फूड। ओके, अगर फूड अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यू बेटर रजिस्टर विद FSSAI, फूड लाइसेंस आपको करना पड़ेगा। फूड लाइसेंस लेना होता है। देखिए, इट इज़ जस्ट अ वेजिटेबल, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस्ड फूड, लेकिन फिर भी टू हैव दैट ब्रांड वैल्यू आपको फूड लाइसेंस लेना अच्छी बात है। बिकॉज सी, वी हैव अ टाइनी मॉडल इन अस, व्हाट वी से इज along with microgreens, what other businesses you can do, like selling sprout salads with microgreens. It's a wonderful combination, right? So now this is processed, you are cutting vegetables and giving it, so food license is always better to have. Second is आपका अगर if you're in Bangalore, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, यहाँ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स निकालना पड़ता है। देन यू रजिस्टर आपका बिजनेस फॉर्मेशन कैसे करने वाले हो आप, इधर प्राइवेट लिमिटेड या तो आप यू नो वन पर्सन सिंगल पर्सन कंपनी, LLP, जो भी करना चाहते हो। सबसे ईजीएस्ट है प्रोप्राइटरशिप, वो उसमें कुछ ज़्यादा आपको ये नहीं लगता, सो दैट इज़ द ईजीएस्ट फॉर्मेट। GST आपको करना है तो कर सकते हो, इफ़ योर यू नो आपका हर एक, वापस दोबारा ये मैं बोलना चाहूँगा कि 20 to 40 lakhs के अंदर ऊपर अंदर कर रहे हो तो आपको GST की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब है व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल इट इन ई-कॉम, मतलब ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स पे आप सेल करना चाहते हो, तब तो आपको GST लगेगा। एंड बड़े बड़े कंपनीज़ में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देयर वन ऑफ द क्राइटेरिया इज़ आपके पास GST है, तो GST is always good to have, because when you're selling microgreens under 0709 HSN कोड रहता है, तो इसमें 0% टैक्स है। ओके, सो इट्स गुड, तो आप GST करो, नील फाइलिंग करो। एक और चीज़ जो है कि अभी हम अंदर कर रहे हैं, कमरा के अंदर, तो ग्रोइंग कंडीशन तभी भी हमें देना पड़ेगा माइक्रोग्रीन्स को। डेफिनेटली। लाइट आपने बताया, वेंटिलेशन बताया, टेम्परेचर का कोई रेंज मुझे ध्यान में रखना होता है। यस। एंड साथ ही साथ बाहर मेरा जो टेम्परेचर है उससे क्या इनसाइड भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है? यू आस्क्ड अ वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, जर्मिनेशन के लिए और या तो मैं बोलूँगा ग्रोइंग के लिए, बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स वुड बी इन द रेंज ऑफ 18 to 25। बढ़िया यील्ड आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। समर में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है सब जगह, बट अगर आपको मेंटेन करना है तो इधर यूज़ दोज एयर कूलर्स और एन AC भी यूज़ कर सकते हो आप। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी लेवल होता है, तो दैट इज़ परफेक्ट व्हेन इट इज़ 60% थ्रू आउट। या 60%। अगर 60 से ऊपर गया तो ठीक है, वेंटिलेशन है तो काम चल जाएगा, लेकिन जैसा आपका ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तभी आपका फंगस का खतरा बना रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि द प्लांट विल बी स्टन्ड, मतलब शंटेड। ये आपको, आई हैव ग्रोन टिल 30 तक आराम से ग्रो करेगा, 30 के ऊपर भी ग्रो करेगा, लेकिन जो टाइम रिक्वायर्ड, जो क्रॉप साइकिल बोलते हैं ना, वो इंक्रीज़ होगा और यील्ड भी कम आएगा। समझ गया। तो जब स्टार्टिंग का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उस समय AC का भी खर्चा जोड़ना पड़ेगा मुझे? देखिए, अगर आप बैंगलोर में हो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर समर्स। कूलर होना चाहिए, कूलर रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मैंगलोर या तो चेन्नई या तो दिल्ली नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कोस्टल एरियाज, वहाँ आप कूलर्स काम नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, पीक में 90 पे है, और आप कूलर डालोगे तो और पानी तो मतलब एनवायरनमेंट को आप और ह्यूमिडिटी से भर दोगे। सो वहाँ तो AC चाहिए, देयर इज नो अदर गो। समझ गया। तो AC या कूलर दोनों में से एक होना तो ज़रूरी है। और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब अंदर का टेम्परेचर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। डेफिनेटली होता है। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है? मैं सुना हूँ कि मोल्ड का इशू आता है, फंगल डिजीज़ आते हैं, कुछ चैलेंजेस आई एम श्योर होते होंगे एज अ ग्रोअर, राइट? व्हाट आर द प्रैक्टिकल चीज़ जो लोग को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू इट? क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? एक तो ऑफकोर्स मार्केटिंग हमने एड्रेस किया, उसको छोड़ के ग्रोइंग लेवल पे कुछ ध्यान में रखना चाहिए और क्या? देखिए, सैनिटाइजेशन सबसे पहले, यू नो,
सबसे ज़रूरी आता है, बिकॉज इट्स अ फूड प्रोडक्ट, इट्स नोन एज द हेल्दीएस्ट फूड ऑन द प्लानट। तो आपका कंडीशंस भी वैसे ही अच्छे रहने चाहिए, वरना उसका मतलब नहीं बनता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू गॉट टू सैनिटाइज योर सीड्स। देखिए फंगस मिनिमम 3 जगह से आ सकते हैं। एक तो है आपके सीड्स में भी फंगस। यस सीड्स कैन कैरी इट। ओके, फंगल स्पोर्स कैरी हो सकता है वहाँ सीड से। तो सीड सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है आपका ट्रेस। सी जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट सीड और स्प्राउट्स, दैट्स द रूट जोन। रूट जोन इज सपोज टू बी वेरी डेंजरस। वहाँ से आपको सैल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टेरा, वो सब कुछ आ सकता है वहाँ से। तो एक बैच हो गया, एक बैच जैसे ही ख़त्म होता है आपका हार्वेस्ट करने से, आपको ट्रेस को धो के सैनिटाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सराउंडिंग्स, योर प्लेटफॉर्म्स, आपके रैक, आपके फ्लोरिंग्स, उसको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो इट्स लाइक अ लैब, डोंट ट्रीट इट एज योर रूम। उससे भी बहुत हाइजीन आपको रखना पड़ेगा। समझ गया। जैसे टिश्यू कल्चर लैब में जब उन लोग कटिंग करते हैं, yes. प्रॉपर मास्क, हेड मास्क, ये सभी पहनते हैं, वो सब भी करना होता है। करेगा तो अच्छा है, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन हम लोग करते हैं। वी सैनिटाइज इट, वी हैव अ लॉग, वी मेंटेन दैट लॉग हर एक चीज़ में, और वी यूज़ सैनिटाइजिंग एजेंट्स अप्रूव्ड बाय WHO। तो हम लोग नो वी हैव सेट अप अ नाइस प्रोसेस, जिससे वी एजुकेट पीपल ऑल्सो कैसे करना है करके। समझ गया। एंड आई थिंक हार्वेस्ट को लेके भी कोई पर्टिकुलर तरीके होते हैं, है ना? क्योंकि वो बहुत नाजुक सा एक माइक्रोग्रीन होता है, इट्स लाइक अ बेबी, उसको आप ज़्यादा एग्रेसिवली हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट? हार्वेस्ट करते समय मुझे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है? देखिए हार्वेस्टिंग में ऐसे 1-2 वेराइटीज़ हैं जो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। सो यू शुड नॉट वाटर योर माइक्रोग्रीन्स अ डे बिफोर हार्वेस्टिंग। अच्छा। Because there are some microgreens which take in a lot of water. If they take in a lot of water, that means it will give out a lot of water. ठीक है, तो आपको पानी नहीं देना चाहिए। अगर पानी बाय मिस्टेक दे लिया आपने, तो क्या करना चाहिए कि उसको हार्वेस्टिंग जब आप कर रहे हो, यू शुड कीप इट इन अ ट्रे एंड एयर ड्राइड। उसका जो पानी का जो अंश है वो निकलना चाहिए आपको। एंड देन यू कीप इट इन अ क्लैम शेल, जहाँ पैकेजिंग होता है, वहाँ पैकेजिंग में एब्जॉर्बेंस हम लोग रखते हैं ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए और शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। नहीं तो वाटर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ माइक्रोग्रीन्स व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग। समझ गया। एंड जब हम पानी का बात कर रहे हैं, 2-3 चीज़, जैसे रेगुलर खेती में पानी का सोर्स बहुत ज़रूरी होता है, एंड पानी का वॉल्यूम ड्रिपर्स के थ्रू हम लोग 100 लीटर्स पर आ देते हैं। इंडोर फार्मिंग माइक्रोग्रीन्स में पानी का सोर्स क्या होना चाहिए और कितना पानी कब देना चाहिए? देखिए हर एक वैराइटीज़ के ऊपर डिपेंड होता है वो, लेकिन पानी का सोर्स इट शुड बी पोर्टेबल। अगर आप RO दोगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन नॉट द RO व्हाट वी ड्रिंक, बिकॉज वी ड्रिंक RO का पानी का ऑलमोस्ट PPM कितना रहेगा, ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 80। 150 तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली। समझ गया। या गुड RO वाटर, इसमें क्लोरीन रहना नहीं चाहिए। क्लोरिनेटेड पानी बिल्कुल नहीं। समझ गया। बोर पानी बिल्कुल नहीं। और ये कब और कैसे, कोई प्रोटोकॉल, जनरल प्रोटोकॉल होता है? एक तो आपने बोला कि इस समय नहीं देना है। यस। देना कब है, कैसे देना है? देखिए यू डोंट हैव टू वाटर इट एवरी डे। एवरी डे नहीं देना है आपको। जब जब ज़रूरत पड़ेगा, जब आपको लग रहा है कि सूख रहा है ये, तो दैट मीन्स जब आप लाइट में डालते हो, फर्स्ट निकाल के जब आप लाइट में डालते हो तभी पानी देना होगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सी इट्स मॉनिटरिंग इज़ एवरीथिंग। अगर मैं आपको बोलूँ 2 दिन के बाद डालो, लेकिन आपका एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा ले लेगा। तो मैंने बोला 2 दिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यू विल हैव टू चेक इट, मॉनिटर इट, मॉइस्चर लेवल्स कितना है वो चेक करना है। वो कैसे, वो मैनुअली मुझे चेकिंग करना है? मैनुअली चेक करना पड़ेगा आपको। सेंसर और मीटर्स आप लोग डालते हैं? नहीं, मीटर्स नहीं डालते, हम लोग चेक करते हैं उसका वेट के हिसाब से, या तो फिर हम लोग विल चेक विद द फिंगर, चलो इसमें मॉइस्चर है कि नहीं करके। तो वैसा, तो too much of water, see these are microgreens, you don't need to give them lot of water. It doesn't consume। आप देखिए जनरली जो माइक्रोग्रीन ग्रोअर्स हैं, हम लोग ने देखा गया कि बोल रहे हैं कि वो अच्छा आ रहा था, सडनली ख़राब हो गए, फंगस आने लग गए। तो दीज आर मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी से इज, फर्स्ट
डोंट थिंक ये जो मतलब ममता रहता है, ओके, अरे मेरे प्लांट्स को पानी देना है, रोज देना है। तो नॉर्मली क्या होता है, सी दीज रूट्स राइट, दे रिक्वायर ब्रीदिंग। अगर आप हमेशा उसको पानी में ही डुबा के रखोगे, एयर गैप्स नहीं रहेगा, एरिएशन नहीं रहेगा, तो क्या होता है, रूट रॉट होता है। रूट रॉट होता है तो क्या होता है कि you will see your plant getting wilted. When you see that, you feel so bad. Oh God, I think I have not watered them. Already डूब रहा है और आप पानी दे दो, और पानी दे रहे हो, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। तो you should have a check. आपको चेक करना पड़ेगा। समझ गया। But check point is every day. और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना होता है? एक तो आपने बोला वाटर इनटेक, क्योंकि 15 दिन बहुत कम समय होता है, ज़्यादा आप गड़बड़ अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वेंटिलेशन एक हो गया मेरा कि सही वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं, ह्यूमिडिटी सही होना चाहिए, दूसरा मेरा पानी बराबर है कि नहीं, सैनिटाइजेशन ठीक है कि नहीं, और कोई पॉइंट्स हैं जो अगर माइक्रो ग्रीन ग्रोअर को ध्यान में रखना चाहिए? कस्टमर्स का तो मैं बोला ही है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन ग्रोइंग के हिसाब से जब आप जाते हो तो आपको हार्वेस्टिंग जब आप करते हो वहाँ लोग मिस कर जाते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। बिकॉज सी ये जो आप हार्वेस्टिंग होता है तो यू कैन हैव इट इन 2 डिफरेंट वेज। वन इज यू कैन यूज़ योर नाइफ, अ शार्प नाइफ और अ सिजर। ओके, जब आप सिजर से करते हो, सी द एंगल हियर, इट्स नॉट अ कट, इट्स अ ट्विच। इफ यू सी इन द मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी स्ट्राइएशन ऐसा, दैट मीन्स यू आर हर्टिंग द प्लांट। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वहीं से चालू हो जाएगा। ओके तो हार्वेस्टिंग, आपका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो आप नाइफ से यूज कीजिए, आई मीन दैट टू अ शार्प नाइफ विद 1 क्लीन कट। तो उससे शेल्फ लाइफ फ़र्क पड़ेगा क्वालिटी में भी। बिकॉज आफ्टर 2-3 डेज सीजर में से जो आप कट करते हो ना, तो स्टेम का जो एज रहता है जहाँ आपने कट किया है, दैट स्टार्ट्स ब्राउनिंग। तो ये आपको ख्याल रखना ज़रूरी है पैकेजिंग में। समझ गया। या तो हार्वेस्टिंग हो गया, अब नाइफ से कट करो, उसके बाद पैकेजिंग मतलब वगैरह आप खुद ही करते हैं? कैसे करना चाहिए? देखिए अभी वी डोंट हैव मच ऑप्शंस। पीपल यूज़ क्लैम शेल्स। क्लैम शेल्स वही होता है कि प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हम इसके लिए लेते हैं क्योंकि वो फ्रेशनेस दिखना चाहिए टू आवर ऑडियंस एंड द कस्टमर्स। वो फ्रेशनेस दिखना चाहिए कि कौन से बेच रहे हैं, सो ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करते हैं हम। सो क्लैम शेल्स इज़ अ नॉर्मल वे। And we also use Ziploc for selling these grasses. Remember I was talking about monocot. Yeah. So those are monocots: barley grass, wheat grass, maize, मतलब corn. तो ये सब grass है ना, तो इसमें दबते नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता है। So we put it in a Ziploc pouch, and that Ziploc pouch, it has little tiny holes. ताकि एरिएशन मतलब पूरा हवा वो विल्ट ना हो, मतलब रॉटनिंग ना हो उसको, तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है उससे। समझ गया। इसमें पेस्ट और डिजीज तो फंगल आपने बताया, वो सब आते हैं, बट पेस्ट भी आते हैं क्या? यस, इफ़ यू आर यूजिंग सॉइल, मैंने बोला कि 3 पेस्ट तो पक्का आ जाएंगे। सॉइल बॉर्न होता है वो तो? सॉइल बॉर्न ही है। और एक है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, यू बेटर कन्फाइन दैट एरिया ओनली फॉर योर माइक्रोग्रीन्स। अगर वहाँ होम प्लांट रहा तो होम प्लांट से डेफिनेटली पेस्ट आ जाएंगे, वाइट फ्लाइस मसलन। तो केवल मतलब माइक्रोग्रीन्स और कोई दूसरा फसल भी मत करो तो बेटर है बिकॉज सी दीज आर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर कोई प्लांट्स भी है आपके बैल्कनी में आसपास है तो फिजिकल बैरियर रख दीजिए, नेट रख दीजिए ताकि अंदर ना आए, बट स्टिल इट्स अ रिस्क, डोंट डू इट। बहुत सारे लोग का यही प्रश्न है कि वो एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या ये एक साइड इनकम या साइड हसल हो सकता है, या इसमें पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? नहीं, देखिए, आई थिंक यू बट वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज सबको मन करता है जैसा फार्मिंग करना है, तो साइड हसल इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। इज इट? क्योंकि खेती में उल्टा कहते हैं कि लार्ज स्केल फार्मिंग आप करने जाओ तो हाथ गंदा करना ही होगा आपको। यस। माइक्रोग्रीन्स में आप कह रहे हैं साइड हसल भी हो सकता है। साइड हसल से स्टार्ट कीजिए आप, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दिस बिजनेस इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि ये मोनोटोनस है, आप कुछ ट्रेस करोगे, डालोगे, काटोगे, धोओगे, वॉश करोगे, सब वही रहेगा और कुछ नहीं है। ओ इट्स सो बोरिंग करके लगेगा आपको, तो व्हाई विल यू इन्वेस्ट बिग? सो स्टार्ट स्मॉल। दैट्स व्हाई
आप साइड हसल से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि यस ये मैं कर सकता हूँ. And when your income is matching with that of your whatever you're drawing right now, at least half, that's a wonderful time to think that yes, full time देना बेस्ट होगा. करेक्ट. तो ये अच्छा एडवाइस है कि पहले आप जितना कमा रहे हो उतना तो कमा लो, वहाँ सिक्योरिटी मिल जाएगा. एंड फिर आगे आप डिसाइड करो करना है कि नहीं. कमाई का बात करते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे हमेशा देखते रहते हैं इतना लाख कमाओ इतना स्क्वायर फीट से. आपने स्टार्टिंग में बताया कि 30-40 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट से आप एक रैक स्टार्ट कर सकते हो, है ना? यस. एक रैक कहीं एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं. 30,000 to 40,000 रुपीज इज माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट. उसके आगे ऑपरेशनल आपने सनफ्लावर का समझाया. तो ये सब मिला के मेरे अर्निंग्स ब्रेक इवन कैसे होता है उसका एक न्यूमेरिक कैलकुलेशन दे सकते हैं? देखिए रेवेन्यू तो आ जाएगा आपका, बिकॉज ये तो मैंने बेस्ट केस सिनेरियो दिया है आपको सनफ्लावर का. ओके, तो द रेवेन्यू दैट यू कैन जनरेट विल बी अराउंड $1,00,000, बट उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी रहेंगे. लाख पर ट्रे, लाख पर रैक. लाख पर रैक, सॉरी मैं ट्रे और रैक हमेशा पर मतलब 3 फीट बाय 4 फीट जितना भी है. यस, 5 शेल्फ्स के हिसाब से 1 लाख आप कमा सकते हैं. यस. एंड सेलिंग प्राइस हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे? 200 रुपीज़ फॉर 60 ग्राम्स, मतलब 3,300 रुपीज़ पर केजी. 3,300 रुपीज़ पर केजी. यस. इतना लोग पे करते हैं मार्केट में? बहुत ज़्यादा लग रहा है सुनने में. नहीं, देखिए देयर आर 2 ways ऑफ लुकिंग एट इट. ओके, द फर्स्ट इज you first need to communicate to people what is your brand. Is that meant for the common people or is it meant for the premium class? ये आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. और ये कम्युनिकेशन ऐसा रहना चाहिए कि अगर आप बोलोगे आप प्रीमियम हो तो प्रीमियम के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा. पैकेजिंग अच्छा रखिए, ब्रांडिंग अच्छा कीजिए. और आपको ये भी करना है कि अगर प्रीमियम है तो मैं बोलूँगा नहीं कि फ्री में दूंगा, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. नहीं, प्रीमियम वाले कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं, बट क्वालिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट वही रखते हैं. और यू विल ऐड वैल्यू टू वट एवर यू आर सेलिंग. तो एग्जाम्पल व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव टाइड अप विद न्यूट्रिशनिस्ट. ओके, सो समवन कम्स इन फॉर सब्सक्रिप्शन पे लेना पसंद करेंगे वो लोग. तो वैसे लोगों को व्हाट वी डू इज वी गिव देम 1 फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम द न्यूट्रिशनिस्ट. दैट्स अ वैल्यू एडिशन. मार्केट में क्या हो रहा है आजकल की लीजिए माइक्रोग्रीन्स लीजिए, सनफ्लावर लीजिए, 150 रुपया, वो ये तो महंगा हो गया. पीपल स्टार्ट बार्गेनिंग. वेयर इज योर वैल्यू एडिशन? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू सेलिंग माइक्रोग्रीन्स, मी सेलिंग माइक्रोग्रीन्स एंड समवन एल्स. सो यूएसपी रहना बहुत ज़रूरी है. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तो 1 लाख आपने बोला कि मेरे एक ट्रे से कमाई हो गया. और खर्चा कितना है पर ट्रे? ऐसी खर्चा आपका जस्ट 20-30,000 के आसपास ही रहेगा. आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसमें इट्स अनबिलीवेबल. आपका जो नेट मार्जिन है, देखिए आई हैव नॉट कैलकुलेटेड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ये घर में बना रहे हो आप. ओके, सो मैं रेंट की बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं. नहीं ले रहे हैं हम, जगह आप खरीद रहे हो ये भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं, घर के कोई कमरा में कर रहे हो. यस. तो उसमें आपने बोला कि 1 लाख का मेरा कमाई है, 30-40 हज़ार खर्चा, 30,000 के आसपास, तो 70,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है. तो मेरा आप कह रहे हो एक क्रॉप साइकिल में ही जो पहले मैंने इन्वेस्ट किया था 30-40 हज़ार रुपये वो निकल जाएगा. यस. और ये कितना 15-20 दिन 30 दिन, तो 1 से 2 महीना में मेरा पैसा वापस आ जाएगा. कितना मज़ा आता है ये सुन के. लेकिन वापस गो बैक ऑन व्हाट आई सेड वाज यू नीड टू हैव 600 customers to sell off your 1 rack in a month. 600 कस्टमर या 200 बॉक्सेस आ जाएंगे आपके एक साइकिल में, एक रैक में. 200 बॉक्सेस मीन्स आपको 200 कस्टमर्स तो चाहिए. कस्टमर तक आप ये प्रोड्यूस पहुंचाते कैसे हैं, मतलब वो भी ज़रूरी चीज़ है. यस, वेरी मच. सी देयर आर 2-3 different things that we use. One is हिंदी में इसको बोलते हैं. हाँ, ज़रूर. थोड़ा इंग्लिश मेरा ऑडियंस गुस्सा हो जाता है. So sorry. हाँ. सबसे पहली बात कि easiest way is जो कस्टमर्स आपके इर्द गिर्द हैं, जो आजू बाजू में रहते हैं, तो उनको पिकअप फैसिलिटी देते हैं. मतलब आप हमारे जगह पे आइए, आप लेके जा सकते हो. पिकअप है वो. ओके, नेक्स्ट होता है अबव 2 किलोमीटर्स रेडियस. तो वहाँ हम डिलीवर करते हैं और डिलीवरी का फ़ी भी लेते हैं हम.
बिकॉज दैट कम्स एडिशन है, तो जो हमारे कॉस्ट में ना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इट्स अ फी दैट वी चार्ज. ओके. तीसरा वाला जो है, वी हैव स्ट्रेटेजिक पिकअप पॉइंट्स. This plays very important role, especially to ladies who wants to start business. They don't want to go out and deliver it. So for those ladies, what I suggest is select particular shops or supermarkets जहाँ आप just tell them कि आप ये मेरा पिकअप पॉइंट बनाना चाहते हैं हम, तो ये आप आपके फ्रिज में एक आधा घंटा रख दीजिएगा खाली. अच्छा, तो आप अपने माइक्रोग्रीन्स कहीं और रख दें. यस, तो वही रख देंगे. तो क्या होता है कि जो 5 किलोमीटर दूर वाले हैं तो वो पर्टिकुलर लोकेशन में आएंगे क्योंकि वो उनके पास है, तो पिकअप हो जाएगा. तो आपके डिलीवरी का, इंस्टेड ऑफ यू डिलीवरिंग इट टू 5 डिफरेंट प्लेसेस, यू आर डिलीवरिंग इट टू 1 प्लेस वेयर 5 डिफरेंट पीपल विल कम एंड पिक इट अप. समझ गया. या एंड दैट इज, या सॉरी, नहीं, वही बोला था कि ये मॉडल मतलब इससे आपको ओवरऑल कॉस्ट आप मैनेज कर सकते हैं इजीली. समझ गया. तो 10 बाय 10 का स्क्वायर मतलब रूम है मेरे पास, तो मेरे पास लगभग 4 रैक लगेंगे, तो आई कैन अर्न अप टू 3 से 4 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर सकता हूँ मैं, और उसमें खर्चे में भी शायद मेरा 1-2 लाख रुपए आएंगे. यस. तो 2 लाख रुपए अर्निंग पर मंथ पॉसिबल है. पॉसिबल है, बहुत लेकिन आसान नहीं है क्योंकि मार्केटिंग में आपको वो पकड़ लाना है. इसको लार्ज स्केल हम लोग नहीं कर सकते हैं मतलब इवेंचुअली? देखिए, लार्ज स्केल करने के लिए वापस एक ही आ जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट योर कस्टमर्स. यू कैन कॉन्टैक्ट, अगर आपको लार्ज स्केल में करना है देन यू शुड हैव वेरी गुड कनेक्शंस विद होरेकास. बल्क में अगर सेल करना है तो. समझ गया. और ये आजकल जो क्विक कॉमर्स वाले हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सब भी करते हैं माइक्रोग्रीन्स? यस. तो वहाँ पे भी बेच सकते हैं? वहाँ पे भी बेच सकते हैं, डेफिनेटली, व्हाई नॉट. इंटरेस्टिंग. और क्या मतलब, मैं बिफोर वी कंक्लूड मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं, हमने काफ़ी अच्छा तो बात किया, और कुछ पर्टिकुलर उन्हें ध्यान में रखना चाहिए. व्हाट आर द थिंग्स? बिकॉज आई फील मतलब जैसे हमने कहा बैरियर टू एंट्री काफ़ी लो है, राइट? तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होकर आ तो जाएंगे, बट 2-3 चीज़ उनको और फाइनल मैसेजेस बिफोर वी कंक्लूड. सी, यू प्रैक्टिस मोर बिजनेस करने से पहले. सी, क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे और सीखते रहोगे तो वो अच्छा नहीं है, बिकॉज जब मिस्टेक्स करोगे इट विल बी वेरी कॉस्टली. अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे और वहाँ मिस्टेक कर लोगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, तो न्यूज़ स्प्रेड्स वेरी फास्ट, तो ब्रांडिंग ख़राब हो जाएगा. तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लर्न फ्रॉम पीपल हु नो माइक्रोग्रीन्स. तो वो बहुत ज़रूरी है. इट विल टेक, आपका लर्निंग को बहुत रिड्यूस कर लेता है वो. ओके, तो लर्न फ्रॉम देम एंड प्रैक्टिस इट. आपका जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा होगा. आपने जो मिस्टेक्स का बात किया, ऐसे कुछ मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स है जो आपने की अपने जर्नी में विच समवन कैन लर्न फ्रॉम? या देखिए, तब मुझे पता भी नहीं था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी इनिशियल स्टेज था. तो आई टुक ऑर्डर फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, वेरी फाइन रेस्टोरेंट. आई मीन डेफिनेटली आई वुड नॉट नेम. अच्छे ऑर्डर थे. आई एक्सेप्टेड द ऑर्डर, और वो माइक्रोग्रीन्स का मैंने ऑर्डर ले लिया जो मैं उगाता नहीं हूँ. And that's a very difficult microgreen का. See, amaranthus or beetroot is very difficult to grow. क्यों? It's because of the delicatness of that amaranthus. So, बहुत छोटा है, और उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देगा तो ख़त्म, पानी कम देगा तो भी ख़त्म, और फंगस भी आ जाएंगे. तो it's like I never grew that. लेकिन जब ऑर्डर मिला मुझे तो मैंने ले लिया. I'm supplying all these 4 correctly except for the 5th one, that is the tough amaranthus. So my chef was very unhappy. गुस्सा हो गया क्योंकि 4 तो मैं बराबर दे रहा हूँ, 1 ही नहीं दे रहा हूँ. तो मेरा that is the learning thing which I मैं सीखा हूँ कि वही दीजिए जो आप कॉन्फिडेंट हो. डोंट ओवरटेक, मतलब जो ओवरडू थिंग्स, कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ये देने के लिए, डोंट कमिट देयर, क्योंकि वो ओवर कमिटमेंट हो जाएगा तभी. और कस्टमर को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए. कस्टमर हमेशा सही होता है. या सो हम रोलिंग टाइम क्या है? 1 घंटा 13 मिनट. गॉट इट. रविंद्र, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. थैंक यू सो मच. आई थिंक काफ़ी पॉइंट हमने कवर कर लिया. इज देयर एनीथिंग एल्स वी नीड टू कवर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी? ग्रोइंग में भी मतलब वी हैव कवर्ड इट, बट मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि और टेक्निकल क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दिस थिंग. एनीथिंग एल्स यू फील वी कैन कवर?
नहीं, हम लोग मैक्सिमम तो कवर कर लिए हैं, मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। और क्या है, और इनकम कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, मार्केटिंग कर लिया, मिस्टेक्स भी कर लिया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, वो तो मतलब यूएसपी का मैंने बता दिया है। हाँ, एक बात कर सकते हैं कि हाउ टू मेक पीपल ईट माइक्रोग्रेन्स, मतलब कैसे खाते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। या ये 3। सो सी देयर आर, मेरे हिसाब से दिस इज माय वर्जन, आई एम टेलिंग यू कि दो टाइप के लोग रहते हैं। वन टाइप, दे नो अबाउट माइक्रोग्रेन्स बट दे डोंट वांट टू ईट इट। क्यों? नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बस टेस्ट अच्छा नहीं होता क्या? नहीं, टेस्ट तो इट्स लाइक आप खा के देख लीजिए, इट्स लाइक सो गुड। अगर रेडिश माइक्रोग्रेन्स खाओगे तो रेडिश के ऐसी खाने के ऐसी लगेगा आपको, मस्टर्ड भी वैसी लगेगा, पीस सब कुछ सब्जी जैसा टेस्ट होता है। सब्जी जैसा टेस्ट, और सब्जी से भी बहुत क्रंची रहेगा वो, इट इज़ वेरी क्रंची। और फ्रेशनेस देख के ना आपको मन करेगा खाने के लिए। और ओके, और कई बार लोग पूछते हैं कि कितना खाना है ऐसे, मतलब न्यूट्रिशन है। देखिए, आप अगर 1 kg भी लेके आओगे, कोई नहीं खा सकता है। हम बॉक्स एक देते हैं 60 ग्राम का, वो भी नहीं खा सकते हैं लोग। तो पर डे एन आउंस इज बेस्ट। आउंस मतलब 28 ग्राम्स, एक 28 ग्राम दिन में किसी भी का, कोई भी माइक्रोग्रेन्स। देखिए, सुबह आप ब्रेकफास्ट में, मतलब आप नाश्ते में जो भी खाते हो, उसके साथ थोड़ा सा माइक्रोग्रेन्स डाल के खा लीजिए। दोपहर को, शाम को चाय के साथ कुछ भी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, चलो समोसे के साथ भी खा सकते हो आप, और टेस्ट ये लगाएगा। तो ये मैं बता रहा था कि 2 टाइप के लोग रहते हैं। इसको पकाना नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं ये तो ना, आपने ना ऐसा सवाल पूछा है कि मेरे को सोचना पड़ रहा है। देखिए, नहीं, इट्स वन वेरी टेक्निकल क्वेश्चन दैट यू आस्क कि क्या मैं पका के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अभी क्या है, जनरली ये पका के ही खाना चाहिए माइक्रोग्रेन्स। सॉरी माय मिस्टेक, पका के नहीं खाना चाहिए, ये तो रॉ खाना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आता है, ओके, आई रिसेंटली एनकाउंटर्ड अ पर्सन आस्किंग मी, आई हैव थायराइड, क्या मैं ब्रोकली माइक्रोग्रेन्स खा सकता हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग, जिसको थायराइड है, दे आर नॉट सपोज टू हैव एनी ऑफ दिस क्रूसिफेरस टाइप, लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, वो सब नहीं खा सकते वो, बिकॉज इट इंटरफियर्स विद द थायराइड हॉर्मोन्स। ओके, लेकिन हम दैट्स अ प्लेस वेयर वी डू नॉट एंटर बिकॉज इट्स अ मेडिकल थिंग। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल बट आई एम अ इन्फॉर्म्ड फार्मर। सो इन्फॉर्म्ड फार्मर होने के what I would say is you first ask your this nutritionist or a medical your doctor. बट इसे अगर आप सॉटे करेंगे, सॉटे करते हैं तो ग्लूकोसिनोलेट्स जो होता है उसमें थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, तब आप खा सकते हो। और थायराइड पेशेंट्स को बहुत हेल्दी रहेगा ये। सो यस, दिस इज़ द थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू कि ये जो टेक्निकल है, ये प्रोफेशनल से ही, मेडिकल प्रोफेशनल से ही पूछ के लेना चाहिए, बट यू कैन ईट। पूछ लो आपने, अगर आपके कोई हेल्थ कंडीशन है, डॉक्टर या न्यूट्रिशन से पूछ लो, वरना आप रॉ ऐसे कंज्यूम करो। तो 28 ग्राम प्रतिदिन वो काफ़ी खा सकते हैं। और एक बात है कि विटामिन के की मात्रा भी ज़्यादा है इसमें। ओके, तो इफ़ यू आर टेकिंग मतलब ब्लड थिनिंग वाला अगर आप ले रहे हो, हाँ थिनर्स ले रहे हो, तो मतलब आपको पूछना पड़ेगा ये सब। ब्लड थिनर्स जो लोग लेते हैं उनके लिए तो विटामिन के पूरे तरीके से मना होता है, तो फॉर देम इट माइट नॉट बी आइडियल। यस, तो जो भी है इट इज़ वेरी हेल्दी। अगर आप ये पूछोगे क्या मैं खा सकता हूँ, देखिए आप वेजिटेबल्स किसी को पूछ के खाते हो क्या? नहीं, तो आप ये खा सकते हो। और कितना खाना है, इतना थोड़ा बस है, काफ़ी है, बिकॉज इट कंटेन्स टू मच ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा न्यूट्रिशन है, मात्रा है इसमें। समझ गया। एक्चुअली जो न्यूट्रिशन डेंसिटी का हम प्रॉब्लम कहते हैं ना, कि आज के सब्जियां में न्यूट्रिशन डेंसिटी कम है, कई हद तक इसलिए कहते हैं जितना वैरायटी खा सकते हो खाओ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मिले, राइट? वंडरफुल। तो माइक्रोग्रीन की वजह से आई थिंक आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन डेंसिटी बढ़ सकता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक विद दैट हम अलाउ करेंगे लोगों को कि आप अपना रिसर्च भी करिए। अगर आप कंज्यूमर हैं तब भी करिए, अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तब भी करिए, राइट? या देयर इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने तरफ से डिसीजन लो।
Yeah. So anything else, any other final message? Yes, no, मैं वो बात करना भूल गया, मतलब there are two types of people. One who knows, they know about microgreens but they don't want to eat it. There are another type who know about microgreens but they don't know how to consume it. See, I am not a European or American where मुझे सुबह सुबह सैलड चाहिए, ऐसा नहीं है. मुझे चाहिए इडली सांभर, मुझे चाहिए परोठा. तो मैं कैसे बताऊं लोगों को कि ये कैसे खाना है? अगर मैं बता सकूं, दैट्स वाई लेडीज़ हु आर गुड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वो अपने खाने में. सो इफ एनीवन वांट्स टू नो हाउ टू कंज्यूम इट, लेट मी नो, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड रेसिपीज़. अच्छा. तो ये रेसिपीज़ अगर उनको, उन लोगों तक जो ग्रो कर रहे हैं उनको पता चले और ये उनके कस्टमर को बताएं, देखिए आप सुबह सुबह नाश्ते के साथ रेडिश, मूली के पराठे के साथ साथ ये मूली के माइक्रोग्रीन्स खाइए आप, स्वाद अलग ही आएगा उसमें. तो यू जस्ट मेक इट अ हैबिट. देखिए, वी डोंट वांट पीपल हु जस्ट बाय वंस एंड फॉरगेट इट. नो, वो हैबिट होना चाहिए. तो हैबिट जैसी होता है तो आपका कस्टमर बेस बढ़ता रहेगा. तो ये हैबिट बनाएंगे कैसे आप? तो बताएंगे कि आपका जो नॉर्मल लोकल फूड है उसमें माइक्रोग्रीन्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज पीपल आर ओनली फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन. नहीं, आपके जो कस्टमर्स है, बेस्ड ऑन कस्टमर्स नीड, आपको पेन पॉइंट क्या है और व्हाट डज योर प्रोडक्ट सेल. आपका प्रोडक्ट क्या पेन पॉइंट्स को एड्रेस करता है, अगर आप वो मैच कर दोगे तो सेल अपने आप हो जाएगा. If you go to a chef and tell it is 4 to 40 times more nutritious, उनको कुछ लेना देना नहीं है. What matters to them is the freshness, the texture, and the aesthetic look it will give to the dish or deliverability. तो हर एक कस्टमर्स को अलग अलग आपको टारगेट करना पड़ेगा. मार्केटिंग का जो मार्केटिंग, yes, that's most important. Absolutely. Yeah. I think with that we'll conclude the podcast. Yes, thank you so much for having me. नहीं, thank you आपके टाइम के लिए. I think it's good कि हम लोग we've been honest in the conversation. Be careful. दिखने में तो हमेशा आपको profits दिखते हैं, but you have to do it practically and start small. That's one message people can take away. True. Thank you, Ravinder, and hoping to see you soon. Thank you so much. Thanks. Bye.